काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जितने भी लॉज हमने अभी तक डिस्कस किए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस और फैक्ट्स पर बेस्ड हैं, उन सभी के बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कई सारे मॉलिक्यूल एक साथ डिसाइड करते हैं। जैसे वॉल्यूम है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो एक सिंगल गैसेस मॉलिक्यूल डिस्क्राइब नहीं कर सकता। फॉर दैट मेनी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। एक सिंगल गैसेस मॉलिक्यूल जो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर स्ट्राइक करता है, प्रेशर से स्ट्राइक करेगा, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, या उससे हम एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो वॉल्यूम है, प्रेशर है, ये सभी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी कई सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक्सप्लेन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। तो एक थ्योरी है विच इज अ मॉडल दैट enables us to better understand our observations. The theory that attempts to elucidate the behavior of gases is known as kinetic molecular theory. यानी कि ये जो थ्योरी है ये हमें इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि गैसेस किस तरह से बिहेव करती हैं। किसी कंटेनर में, किसी वैसल में गैसेस अगर रखी हुई हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं, उसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ने एक्सप्लेन किया। Assumptions or postulates of kinetic molecular theory of gases are as follows. These postulates are related to atoms and molecules which cannot be seen. Hence, it is said to provide a microscopic model of gases. तो जैसा मैं आपसे बता रहा था कि ये कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर के वॉल्यूम, प्रेशर डिसाइड करते हैं, लेकिन जो सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या रोल रहेगा वो हम इस माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस से बता सकते हैं। फर्स्ट, gases consist of large number of identical particles. They may be atoms and maybe molecules that are so small and so far apart on the average that actual volume of the molecules is negligible in comparison to the empty space between them. ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी कंटेनर में कोई गैस फिल्ड है और इस गैस का एक मॉलिक्यूल ये है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच का जो स्पेस है, इनके बीच का जो वॉल्यूम है, उसके कंपैरेटिवली ये जो एक सिंगल मॉलिक्यूल है गैस का, उसका वॉल्यूम कैसा होगा? नेग्लिजिबल। Gases consist of large number of identical particles that are so small and so far apart on the average that the actual volume of the molecules is negligible in comparison to the empty space between them. They are considered as point masses. This assumption explains the great compressibility of gas. इस assumption का
इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या सिग्निफिकेंस है, वो ये बताएगा व्हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। जब गैसियस मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस काफी ज्यादा है तभी तो आप उन्हें कंप्रेस कर सकते हो। तो ये इस एजम्पशन का सिग्निफिकेंस है, दैट दिस एजम्पशन एक्सप्लेन द ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। लेकिन यहाँ पर ये बात तभी तक ठीक है जब गैस का वॉल्यूम काफी ज्यादा है, जैसे मैंने यहाँ आपको कंटेनर में दिखाया है। लेकिन अगर गैस कंटेनर कुछ इस स्टेट में आ जाए, ये स्टेट में आ जाए, इन विच गैस इज इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, अब ये एजम्पशन गलत साबित हो जाएगा। गैसेस मॉलिक्यूल हैव कम क्लोजर, और अब हम नहीं बोल सकते दैट द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस is negligible in comparison to the space between them। ये बात तब तक ठीक है जब तक गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तब हम कह सकते हैं कि एक सिंगल गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उस वॉल्यूम के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है। इसको ऐसा भी बोल देते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस और द स्पेस बिटवीन द टू गैसियस मॉलिक्यूल्स। नाउ वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट एजम्पशन। हर एजम्पशन का अपना एक सिग्निफिकेंस है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो गैस की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमें इंडिकेट करता है। सेकेंड इज there is no force of attraction between the particle of gas at ordinary temperature। गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर। ये क्या बताता है? दिस सपोर्ट द फैक्ट that gases expand and occupy all available space to them। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में जब किसी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो जिस कंटेनर में आप रखते हो वो उसका वॉल्यूम ले लेते हैं। और वजह यही है कि कोई अट्रैक्शन फोर्स है नहीं एक दूसरे के बीच में, होल्ड रख नहीं पाएंगे, और जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा दे विल ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। लेकिन ये assumption पूरी तरह से सही नहीं है। We know that gases can be liquefied। If we apply very high pressure, then gases can be liquefied। जो वांडरवाल ने एक्सप्लेन किया था, वांडरवाल ने इस assumption को अपोज किया था। उन्होंने कहा गैसेस को प्रेशर अप्लाई करने पर लो टेम्परेचर कंडीशन पर लिक्विफाई किया जा सकता है। लिक्विफाई करने का मतलब है गैसेस से लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो गैस से लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म होने का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल के बीच में पक्का काम करेगा, तभी गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस होंगे, पास आएंगे और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उन फोर्स को उन्होंने बोला था वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसको उन्होंने लंदन फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस भी आप लोग बोल देते हैं। तो ये assumption भी पूरी तरह से सही नहीं है। There is no force of attraction between the particle of gas at ordinary temperature and pressure। This condition will only be perfectly satisfied when the volume of the gas is very large। In such case, the space between the gaseous molecule is very large, and now we can say when they are very much apart from each other, no force of attraction could work in between the gaseous molecule। और ये भी अगर कंप्रेस स्टेट में चले गए, अब नहीं
अब तो कुछ ना कुछ फोर्स अट्रैक्शन काम करेगा और जरा सा थोड़ा प्रेशर और लगाया, दे विल बी लिक्विफाइड। तो इस तरह से ये assumption भी पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री नहीं था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो जो दो assumptions अभी तक पढ़े, बस यही दोनों गलत थे, बाकी जो उनके assumptions से आगे आ रहे हैं वो सब ठीक है। और इन्हीं दो assumptions की वजह से अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव कर लिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी। उस इक्वेशन को सभी गैसेस ओबे नहीं करते, कुछ गैसेस कुछ टेम्परेचर प्रेशर रेंज पर तक फॉलो कर लेते हैं, लेकिन परफेक्टली कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में इन एजम्पशंस के अकॉर्डिंग ही लिया गया है। और ये दोनों एजम्पशंस कुछ कंडीशंस में ही सेटिस्फैक्ट्री है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता उस समय बाद बॉटम पे सेटल जाते, जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता, कम हो जाता। इफ द पार्टिकल वर एट रेस्ट एंड ऑक्युपाइड फिक्स पोजीशन, then a gas would have a fixed shape which is not observed। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? पार्टिकल ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हमें ये बात एक्सप्लेन करता है कि अगर पार्टिकल्स ऑफ गैसेस बिकम एट रेस्ट तो वो कुछ समय बाद फिक्स शेप ऑब्टेन कर लेते, जैसा कि जनरली नहीं होता है। राइट, ये बात रही। नाउ fourth assumption, particles of a gas move in all possible directions in straight line। जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये बात बिल्कुल ठीक है कि गैस के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, दे ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। Pressure is exerted by the gas as a result of collisions of the particle with the walls of container। Pressure तब अप्लाई होगा जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से टकराते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पार्टिकल्स जो हैं गैस के वो हमेशा जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है उनमें स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। दैट्स व्हाई दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट, collisions of gas molecules are perfectly elastic। This means the total energy of the molecules before and after collision remains same। हम ये मानते हैं कि अगर दो पार्टिकल गैस के टकरा गए, मॉलिक्यूल टकरा गए, एटम टकरा गए, तो उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। बिफोर कोलिजन जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी आफ्टर कोलिजन रहती है। और इस तरह के कोलिजन जिनमें एनर्जी कांस्टेंट रहती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, you will not observe any change in the energy। तो इस तरह के collisions आपके कहलाते हैं elastic collisions। Elastic collisions are those collisions in which energy before and after collision will remain same। There may be exchange of energy between colliding molecules and their individual energy may change। ऐसा हो सकता है जब कोलिजन हो तो जो कोलाइड करने वाले पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर लें, उनकी एनर्जी में थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, लेकिन ओवरऑल बट सम ऑफ देयर एनर्जीज विल रिमेन कांस्टेंट। गैस कंटेनर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी जो एनर्जीज है वो कैसे रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। और अगर वो एनर्जी को लूज करते तो कुछ समय बाद उनका जो मोशन है वो रुक जाता और फिर बॉटम पे सेटल हो जाते और फिर एक फिक्स शेप और वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेते। जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये बात भी सपोर्ट होती है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी बात कही गई है वो सब कैसी है, सही है। नेक्स्ट, एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड्स एंड हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। ये बात ठीक है। This assumption is reasonable because as the particles collide,
we expect their speed to change. Even if initial speed of all particle was same, the molecular collision will disrupt this uniformity. आपने मैक्सवेल का जो ग्राफ था वो देखा था, जिसमें बहुत ही कम मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी, बहुत ही कम मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ज़्यादातर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर स्पीड थी, मेरा काइनेटिक एनर्जी का स्पीड बोलो लगभग एक ही सा उसका मीनिंग जाना चाहिए। तो जो मॉलिक्यूलर स्पीड थी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमने बोली, मैक्सिमम मॉलिक्यूल की स्पीड लगभग लगभग सेम ही थी। Consequently, the particle must have different speeds which go on changing constantly. It is possible to show that though the individual speeds are changing, the distribution of speed remain constant at a particular temperature. ये आपने काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, E के इज इक्वल टू 2/3 RT। और वहां मैंने बहुत एम्फेसाइज करके आपको कहा था काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट, इफ ए मॉलिक्यूल हैज वेरिएबल स्पीड देन इट मस्ट हैव अ वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। और अगर ऐसा होगा, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वी कैन टॉक ओनली अबाउट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो सही भी रहेगा भाई, एक सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तो पता कर नहीं सकते, तो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी की बात करें दैट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इन काइनेटिक थ्योरी इट इज एज्यूम्ड that average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to absolute temperature. Ek is equal to 2/3 kT. It is seen that on heating a gas at constant volume the pressure increases. On heating the gas, kinetic energy of the particle increases and these strikes the wall of the container more frequently, thus exerting more pressure. Temperature बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा फोर्स से कंटेनर की वॉल पर मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑलवेज अलाउज अस टू डिराइव थ्योरेटिकली जितने भी लॉज दिए गए चार्ल्स बॉयल्स, उन सब के बारे में थ्योरेटिकली बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। All the gas laws studied in the previous section they could be satisfied by kinetic molecular theory of gases. Calculations and predictions based on kinetic theory of gases agree very well with the experimental observation and thus establish the correctness of this model. Now we go for 5.9 behavior of real gases, that is deviation from ideal gas behavior. So our theoretical model of gases corresponds very well with the experimental observation. That means whatever assumptions were given in kinetic molecular theory of gases were looked like satisfactory for Charles law, Boyle's law, whatever laws were proposed earlier. Difficulty arises when we try to test how far the relation PV equal to nRT reproduce actual pressure volume temperature relationship of gases. डिफिकल्टी यहाँ से आना शुरू हुई जब हमने ग्राफ प्लॉट किया PV और P के बीच में। According to Boyle's law, PV is equal to constant. And when we plot graph between PV versus P, then the value of PV for all the gases at the same temperature must be equal. To test this point, we plot PV versus P plot of gases because at constant temperature PV will be constant. क्या है बॉयल्स लॉ? फॉर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए गैस, सारे गैस का जो अमाउंट है वो क्या ले लिया? डेफिनेट ले लिया, सेम ले लिया। फॉर डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए गैस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो
पीवी वर्सेस पी जब ग्राफ प्लॉट किया एट ऑल प्रेशर, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये होना चाहिए सभी गैसेस के लिए, क्योंकि पीवी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, और प्रेशर के बीच के अगेंस्ट अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। लेकिन जो फिगर 5.10 है वो बता रहा है कि भाई कितनी सच्चाई इस बात में है, जब ग्राफ 273 केल्विन पर इन डिफरेंट गैसेस के लिए प्लॉट किया गया। आप देख सकते हैं ये आइडियल गैस है जिसमें पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए वर्सेस पी, लेकिन यहाँ तो बड़ा अजीब गरीब ऑब्जर्वेशन सारे। नन ऑफ द गैस इज बिहेविंग एज एन आइडियल गैस। किसी के लिए पीवी की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में कम थी, जैसे प्रेशर बढ़ाया तो वो फिर से इंक्रीज करना शुरू कर दिया। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 और हीलियम, दोनों के लिए स्टार्टिंग से पीवी की जो वैल्यू है वो जो आइडियल गैस के लिए होनी चाहिए उससे ज्यादा ही आ रही है, बढ़ती जा रही है लगातार। तो ये इसलिए है कि जो डाई हाइड्रोजन और हीलियम के साथ प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ पीवी आल्सो इंक्रीजेस। ऐसा इसलिए होता है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज है इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ही मेनली काम करते हैं। जब रिपल्सिव फोर्सेस काम करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ज्यादा तेजी से कंटेनर की वॉल पर टकराएंगे, पी की वैल्यू बढ़ेगी। और एक दूसरे से दूर जाने की होड़ में जो गैस जिस कंटेनर में रखा हुआ है अगर उतना प्रेशर एक्सर्ट कर पा रहे हैं तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल पी और वी का जो प्रोडक्ट है वो ऐसी गैसेज जिनमें हमेशा रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेट करते हैं उनमें पीवी का प्रोडक्ट और जो पी के पीछे ग्राफ प्लॉट करेंगे दैट विल हैव ऑलवेज अ हायर वैल्यू, राइट। Similarly, this graph plot of pressure versus volume for real gas and ideal gas, इसमें आप देख सकते हैं कुछ हद तक ये जो रियल गैस है दैट मीट्स आइडियल गैस बिहेवियर अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम प्रेशर। उसके बाद क्या हुआ, फिर से वो डेविएट कर गया। तो ये कब आइडियल गैस की तरह बिहेव कर पा रहे हैं रियल गैस, जब वॉल्यूम कैसा हो रहा है, काफी ज्यादा। ये देखिए जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो जो रॉन्ग एजम्पशंस थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस एंड मॉलिक्यूल, वो लगभग लगभग ठीक होता दिखाई पड़ेगा। There or the volume of single molecule of a gas is negligible in comparison to the space between the two molecules, या space between the molecule वो भी तभी सही होता दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा वॉल्यूम जब होगा तब उस केस में जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में दो assumptions थे वो थोड़े बहुत ठीक होते दिखाई पड़ेंगे, फुलफिल होते दिखाई पड़ेंगे। और ऐसी कंडीशन में जो रियल गैस है वो कुछ हद तक आइडियल गैस यानी कि पीवी इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन को अच्छे से फॉलो कर सकती है। लेकिन इन एक्चुअल देयर इज नो आइडियल गैस। some gases may behave as an ideal gas up to some extent, but up to some extent it is found that real gases do not follow Boyle's law, Charles law and Avogadro law perfectly under all conditions because of two wrong assumptions taken in the kinetic molecular theory of gases. We find that two assumptions of the kinetic theory do not hold good. And what were these assumptions? There is no force of attraction between the molecules of a gas. Second, volume of the molecules of a gas is negligibly small in comparison to the space occupied by the gas. तो इस तरह से ये जो दो रॉन्ग एजम्पशंस थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में, जो हर कंडीशन में पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम आने लगी। और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो दिया वॉन्डरवॉल ने। वॉन्डरवॉल ने कहा ये जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है विच इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी,
यहाँ पर जो प्रेशर लिया गया है वो थोड़ा लेस लिया गया है। एक्चुअल प्रेशर के मुकाबले पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो प्रेशर लिया गया है वो लेस है, और जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ज्यादा लिया गया है। तो इन दोनों में करेक्शन करना पड़ेगा। When we are saying there is no force of attraction between gaseous molecule, अगर ये बात सही करनी है तो गैसियस मॉलिक्यूल्स को कंटेनर की वॉल से बहुत ही तेजी से फ्रीली स्ट्राइक करना चाहिए और प्रेशर ज्यादा लगाना चाहिए। अब क्योंकि एक्चुअल में गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, भले वीक वन लग रहा हो, तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं चाहूँ किसी की थप्पड़ मारना और कोई मुझे पीछे से पकड़ ले, तो मैं जिस फ्रीडम से उसको मारता अगर बिल्कुल सिंगली होता और पीछे से मुझे दो चार लोगों ने पकड़ रखा, तो उतनी प्रेशर से मैं उसको नहीं सामने लोग थप्पड़ मार पाऊंगा, ये कंटेनर की वॉल पे स्ट्राइक कर पाऊंगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है गैसीय मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसकी वजह से इस आइडियल गैस इक्वेशन में जो प्रैक्टिकली सही बात है, ये पी की वैल्यू कम ले ली गई है। और ये बात कि जो एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो जो गैसीय मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है उसके मुकाबले में काफी ज्यादा है, या गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम खुद का कम है टोटल स्पेस के मुकाबले, ये बात तभी तक ठीक है जब गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अगर गैस का वॉल्यूम काफी कम हो जाता है तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं हो पाएगी।